हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित पांडे स्वागत करता हूं आपका इस क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट की सारी जितनी भी बातें थी वो हमने लास्ट टाइम पे आपसे कर ली थी। फिर हमारे पास में हाई कोर्ट का टॉपिक था। हाई कोर्ट के बारे में हम आज आपको यहाँ पे देखेंगे। हाई कोर्ट में हमारे पास में क्या क्या आर्टिकल्स होते हैं, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, उनको भी हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये सेशन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सबसे पहले है उच्च न्यायालय की बात में। ठीक है, उच्च न्यायालय जिसको हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं हाई कोर्ट। ठीक है ना, क्या है ये? हाई कोर्ट। अच्छा ठीक है, ये बात तो हमारी हो गई। हम इसमें देखते हैं जो आपसे फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कि फैक्ट में आपके पास में कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहली बात आती है कि जब आपसे कोई पूछता है कि ये हमारा उच्च न्यायालय जो है वो किस भाग में आता है, किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक का है, कब इसका गठन किया गया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, उच्च न्यायालय संविधान के भाग 6 में आता है। किस भाग में है? भाग 6 में है। आर्टिकल 214 से लेके 231 तक का उच्च न्यायालय से जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके प्राविधान किए गए हैं। क्लियर है? चलिए फिर देखते हैं, राज्यों के उच्च न्यायालय का गठन इसमें किया जाता है। क्षेत्राधिकार की बात बताया जाता है। ठीक है ना, उनकी शक्तियों के बारे में भी प्रावधान किया गया है। यानी कि आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक का जो हाई कोर्ट है उसके गठन की बात किया जाता है, उसके क्षेत्राधिकार की बात किया जाता है, उनकी शक्तियों का बात किया जाता है। इन सभी की बातों को हम इन आर्टिकल्स के बीच में करते हैं। ठीक है ना, हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 के अनुसार कहा गया है कि भारत में प्रत्येक राज्यों के लिए एक अपना हाई कोर्ट या न्यायालय होगा। ठीक है, भारत में अपने सभी राज्यों के लिए अपना एक हाई कोर्ट या न्यायालय होगा। क्लियर है? ठीक है, फिर कहा गया है कि आर्टिकल 231 के तहत 231 के अनुसार कहा गया है कि संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय बनाया जा सकता है। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 231 के तहत कहा गया है। ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। हाँ, इसी के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि अगर उसमें कोई संघ शासित प्रदेश है तो भी उसके लिए एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। जैसे कि आपसे कहा गया कि 2 राज्य हैं और कोई संघ शासित राज्य भी है, उन सबको मिला के एक हाई कोर्ट का निर्माण किया गया, तो हाई कोर्ट उन सभी राज्यों के मामलों को देखेगा। क्लियर है? चलिए फिर आगे देखते हैं। हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी जो एक उच्च न्यायालय होगा उसका एक मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और उसके साथ साथ में कौन उसका सहयोग, यानी उसके बारे में कौन सूचना देगा या उसके बारे में कौन ऐसा होगा जो सहयोग देगा इनके चुनाव में, तो वो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो CJI बनाया गया है। CJI राष्ट्रपति को नए उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होगा उसके चुनाव में वो उनको सहयोग देते हैं। यानी भारत के CJI तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके, ठीक है, राज्यपाल से परामर्श के बाद में किया जाता है। यानी कि अगर एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश को या मुख्य न्यायाधीश को चुनाव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति तो उसकी नियुक्ति करेगा, लेकिन किसके सहयोग से करेगा? तो वो करेगा CJI
ठीक है, और उस राज्य के, जिस राज्य में न्यायालय बनना है, उस राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके सहयोग से वो क्या करता है, हाई कोर्ट के जज को बनाता है। क्लियर है? चलिए अगला हम देखते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का है। उच्च न्यायाधीश जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना, अन्य न्यायाधीशों की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, जो पहले हम मुख्य न्यायाधीश का तो चुनाव कर ली, बाकी जो अन्य न्यायाधीश हुए हैं उनका चुनाव कैसे होगा? जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका चुनाव जो मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है हाई कोर्ट का, उसके सहयोग से बाकी सबका चुनाव किया जाता है। ठीक है, पहले तो आपने मुख्य न्यायाधीश को चुन लिया और मुख्य न्यायाधीश को चुनने के बाद में जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका चुनाव मुख्य न्यायाधीश के सहयोग से किया जाता है। ठीक है ना, देख लीजिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके अन्य न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है। आगे हम करते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ की बात अगर करते हैं तो शपथ दिलाता कौन है? राज्यपाल दिलाता है। इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। अगर हम सेवानिवृत्ति की बात करते हैं कि कब ये रिटायरमेंट इनकी हो जाती है, तो ये 62 वर्ष पे हो जाते हैं। जबकि अगर हम किसकी बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का कितनी आयु में होता है? जो एससी का न्यायाधीश होता है वो कितनी आयु में होता है? तो वो 65 वर्ष की आयु में होता है। क्लियर है ना? फिर आगे देखते हैं, इससे पूर्व भी अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहे, अगर हाईकोर्ट का न्यायाधीश सोचता है कि हमें इससे पहले भी अपने त्यागपत्र को देना है, तो वो समय से पूर्व अपने त्यागपत्र को दे सकता है। किसको दे सकता है? किसके नाम से दे सकता है? तो वह राष्ट्रपति के नाम से क्या करता है? लिखकर और अपने पद को छोड़ सकता है। त्यागपत्र किसके नाम से है? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देके अपना पद छोड़ सकता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन की बात करते हैं। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपये होता है। बल्कि अगर हम अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो ये होता है 2,25,000 रुपये। क्लियर है? और इसी के साथ इनके अन्य भत्ते होते हैं, प्लस अन्य भत्ते। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली व J&K समुचित रूप से पूरा जम्मू कश्मीर, ठीक है, के आसपास के पास अपना खुद का उच्च न्यायालय है। ठीक है ना, यानी दिल्ली और J&K के पास में अपना खुद का न्यायालय भी उपलब्ध है। ठीक है ना, कुल अगर हम न्यायालयों की बात कर लें तो कुल न्यायालय इस वक्त कितने हैं? 25 न्यायालय इस वक्त पूरे भारत में विद्यमान हैं। ठीक है ना, सभी राज्यों को मिला के कुल कितने इसमें उच्च न्यायालय हैं? 25 न्यायालय हैं। क्लियर है? चलिए अगला हम देखते हैं उच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या हैं। ठीक है, एक उच्च न्यायालय के लिए क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात अगर हम करते हैं तो इसके तहत संसद सदस्यों, ठीक है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, और उनसे संबंधित विवाद, नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, अधीनस्थ न्यायालयों से स्थानांतरित मामले, वसीयत, विवाह, तलाक आदि जो हैं सब इसके अंडर में आते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए विधानमंडल में कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, या फिर कहीं पे किसी संसद सदस्यों में आपस में कोई विवाद हो गया है, तो क्या होता है, वो इसके लिए उत्तरदायी हो जाते हैं, लेकिन उस राज्य में ऐसा होगा तो। ठीक है ना, लेकिन अगर हम आगे और बात कर लेते हैं तो नागरिकों के मूल अधिकारों की बात करते हैं। जो मौलिक अधिकार हमारे पास 6 दिए गए हैं, उनमें अगर किसी तरह का उनका हनन हो रहा है तो उसके लिए भी ये क्या करता है, उनका रक्षक बनता है, जिसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या करता है, आर्टिकल 32 के तहत करता है। ठीक है, बट कि इसमें हमारा क्या होता है, 226 के तहत किया जाता है, वो आपको अभी आपको मिल जाता है। ठीक है ना, तो इसमें और क्या दिखता है
कि नागरिकों के मूल अधिकार अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, वसीयत, विवाह, तलाक, इन सब की बात को यहाँ पे ये करता है और इनसे जितने भी कोई विवाद आते हैं उनका निपटारा करता है। क्लियर है। अपीलीय अगर क्षेत्राधिकार की बात करते हैं कि क्या क्या अपील किए जा सकते हैं, तो इसके तहत हाई कोर्ट एक अपीलीय न्यायालय है, यानी इस पे अपील किया जा सकता है। यहाँ अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। यानी मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अगर आपको कोई फैसला दिया है, कोई दंड दिया है, तो उस फैसले के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट उस फैसले के विरुद्ध फैसला ले सकता है। क्लियर है। उस फैसले से अलग भी अपने फैसले ले सकता है। क्लियर है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे देखते हैं, हमने मौलिक अधिकारों की बात अभी आपसे किया था कि मौलिक अधिकार जो हैं वो इसमें रक्षक बनता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षक बनता है। तो कौन कौन से मौलिक अधिकारों का रक्षक बनता है, तो मैंने कहा था जो आर्टिकल 32 आपको सुप्रीम कोर्ट देता है मौलिक अधिकारों के रक्षण के लिए, बस वही मौलिक अधिकार का रक्षण हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत दिया जाता है। ठीक है ना। किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है? आर्टिकल 226 के तहत दिया जाता है। अगर हम इसमें बात करते हैं, देखिए हाई कोर्ट हमारा जो होता है वो मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। यहाँ पे भी ये भी 5 रिट, वही 5 रिट जारी करता है जो कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करता है। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। जबकि वैसे संविधान की आत्मा को क्या किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके तहत हाई कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिट जाहिर करता है। वो 5 रिट कौन कौन से हैं मैंने कई बार आप लोगों से बताया है। सबसे पहले आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो उसके पास यह अधिकार है कि वह यह जान सकता है कि किस वजह से उसको अरेस्ट किया जा रहा है और इसके साथ साथ में 24 घंटे के भीतर उसे सक्षम न्यायाधीश के पास में प्रस्तुत किया जाए, यात्रा का समय छोड़कर। ठीक है। परमादेश दिया जाता है, प्रतिषेध दिया जाता है, उत्प्रेषण दिया जाता है और अधिकार प्रेक्षा दिया जाता है। ठीक है ना। ये क्या है? ये ऐसे रिट होते हैं जो कि मौलिक अधिकारों के हनन पर हाई कोर्ट डायरेक्ट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों के हनन पे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा डायरेक्टली खटखटा सकते हैं, यानी अपने न्याय को मांग सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये सारे पॉइंट्स, और ये मैं आपको यहाँ ज़्यादा डिटेल इसके लिए नहीं कर रहा हूँ 5 रिटों के बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जब हम बता रहे थे तो हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। इसकी पूरी डिटेलिंग हम लोगों ने वहाँ पे किया था, तो हम दोबारा इसको यहाँ पे डिटेल करके अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। हम वहीं पर वापस जाके उसको दोबारा देखेंगे। क्लियर है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये दोनों ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको 1 बाय 1 आपको एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।